हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हमारी जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी जिसका चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। और इस चैप्टर में बेसिकली हम दो तीन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। उसी के साथ में जो सियाल सीमा और नीफे जो परतें हैं पृथ्वी की उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में भूकंप और ज्वालामुखी को जो पृथ्वी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत है सोर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई हमें पता कैसे चल रहा है कि पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें लिक्विड है या सॉलिड है। ठीक है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है और कहाँ पे लिक्विड है कहाँ पे सॉलिड है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होते हैं इनके जो भी आंसर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा 3 है। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब शुरुआत में कुछ बेसिक बातें दे रखी है जैसे कि पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं, यानी जो पृथ्वी की प्रकृति है, नेचर है पृथ्वी का, वो किस प्रकार का है। उसी प्रकार से क्या आपने आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट के गेंद की तरह एक ठोस गेंद है और ये खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत जिसे स्थलमंडल कहते हैं वो है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपने ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धूल, आग, मैग्मा आदि को देखा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जिसे हम डायरेक्टली टच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही कोई पहुंच सकता है। तो इस पैराग्राफ से हमें दो तीन क्वेश्चन है हमारे माइंड में। पहला तो ये है कि पृथ्वी एक गेंद की तरह है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि पृथ्वी अंदर से खोखली है या मतलब खोखली है और उसकी जो जो जिसके ऊपर चट्टानों की एक परत के रूप में है जो जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो ज्वालामुखी उद्गार है, ठीक है, इसका क्या संबंध है पृथ्वी के नेचर से, इंटरनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट आगे मतलब शुरुआत में बेसिक चीजें ऐसे दे रखी है कि क्वेश्चन जो चैप्टर है सॉरी उसकी हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है कि धरातल के पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। जो धरातल का विन्यास है यानी जो टोपोग्राफी है, लैंड सरफेस है जहाँ पे पर्वत पठार मैदान हमें जो भी दिखाई देते हैं वो किसका, भूगर्भ में होने वाले प्रक्रियाओं का परिणाम है। अब भूगर्भ से पृथ्वी की आंतरिक भागों से जो अंतर्जात बल लगते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उनका परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनेक अनदेखा कर किसी क्षेत्र की भूआकृति की प्रकृति को समझना अधूरा है। यानी जो पृथ्वी के आंतरिक बल है यानी पृथ्वी की आंतरिक भाग से सतह पर जो बल आते हैं, फॉर एग्जांपल भूकंप है, ज्वालामुखी है, यदि हम इनको इग्नोर करके पृथ्वी के सरफेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली में इनका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इन्हीं से शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भ प्रक्रियाओं के प्रभाव को जानना जरूरी है। यानी जो भू आकृति है, जो लैंड टोपोग्राफी है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके प्रोसेस को, उसके नेचर को समझने के लिए हमें जो अंतर्जात बल है उनकी जो एक्टिविटीज है यानी भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। यानी जो भू आकृति का निर्माण हुआ था उसमें जो भू गर्भिक जो प्रोसेस है, जो प्रभाव है, उनके बिना ये मतलब चीजें समझना मुश्किल है। नेक्स्ट है कि मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित है। यानी जो रीजनल लेवल पर जो टोपोग्राफीज है जहाँ पे ह्यूमन बेसिकली रहता है, घर है उनका, वो जिस क्षेत्र में काम करता है चाहे खेत में हो या कहीं ऑफिस में हो, ठीक है, ये सारी चीजें। इसीलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होते हैं, यानी जो वाइब्रेशन हम फील करते हैं अर्थक्वेक के टाइम में वो क्यों होता है, या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, जो सुनामी होती है महासागरों में, वो कैसे जनरेट होती है, उसका क्या बेसिक फिलोसॉफी क्या है उसकी जनरेट होने की। यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। हम जैसे फॉर एग्जांपल जो वाइब्रेशन हो रहा है अर्थ सरफेस पे, उसी प्रकार से जो सुनामी क्रिएट हो रही है, तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें जो अर्थ का, पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यदि वो हमें पता चल गई तो हम इन चीजों के आंसर ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। पिछले अध्याय में
हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली जो भूपर्पट्टी है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। यानी हमने लेयर्स पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसमें जो लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रस्ट दिख रहा है। उसी प्रकार से जो अपर मेंटल है, ठीक है, लोअर मेटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। तो ये बेसिक हमारी जो परतें हैं पृथ्वी की, उनके बारे में हमने डिटेल से देखा था प्रीवियस सेशन में। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों का संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषता के बारे में अनुमान लगाया, ठीक है। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। यानी हम बेसिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसके बारे में देखेंगे। पहली चीज तो यह देखेंगे कि जो पृथ्वी के आंतरिक जो परतें बनी हुई है, इनका निर्माण कैसे हुआ, और जो वैज्ञानिकों ने ये परतों का डिमार्केशन किया है वो किस आधार पर किया है, उनको कौन कौन से ऐसा जो पैरामीटर थे, कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स थे, जिनके आधार पर ये जो वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक है और ज्योग्राफर्स है, इन्होंने ये पृथ्वी के जो आंतरिक परतें हैं उनको डिसाइड किया था, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज दे रखी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भूगर्भ की जानकारी के साधन, यानी जो भूमि का गर्भ है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसकी जानकारी के साधन कौन कौन से हैं। पहली चीज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। यानी जो ये डायमेंशन है, यहाँ से लेके, यानी जो ये यहाँ पे मरुस्थलीय स्थलीय पार्ट है, ये पूरा जो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है, और ये ओशन महासागर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 6370 किलोमीटर है, ठीक है। 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उनका निरीक्षण कर सके और यहाँ पदार्थों का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यानी अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, और आने वाले फ्यूचर में भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी ह्यूमन जो पृथ्वी के क्रोड तक जाकर उसका पता लगाए कि एक्चुअली में जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किस आकार का है, नेचर क्या है उसका, ये सारी चीजें, ठीक है। ये इसका मेन कारण क्या है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर के साथ में जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है। यानी डायरेक्ट हम जाके गर्भ में नहीं देखा है, जो 6370 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाके अर्थ के अंदर नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाए हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं। और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी जो मटेरियल की स्ट्रक्चर है, मटेरियल की जो नेचर है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारियां परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों के आधार पर है। परोक्ष रूप से का मतलब है कि इनडायरेक्टली जो सोर्स है, फॉर एग्जांपल भूकंप का जो भूकंप क्रिएट हुआ, उसकी वजह से जो वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि इतनी डिस्टेंस पर इस टाइप के चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से तथापि इन जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण पर भी आधारित है। जैसा कि अब पहला है प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। अब पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। सब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हम जो डिगिंग करके उनको निकालते हैं, ठीक है, जो धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सदर्न टिप पे जो कंट्री है, वहां पर एक सोने का खनन किया गया वहां पे, और जहाँ जो खान है सोने की, वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। इससे अधिक गहराई में जाना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। यानी कि जो खनन एक्टिविटी है उसके अलावा भी जो वैज्ञानिक है वो डायरेक्ट सोर्स यानी प्रत्यक्ष स्रोत को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप का है। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना यानी डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट व समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। ये दो प्रोजेक्ट है जिनके माध्यम से वैज्ञानिक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज तक सबसे गहरा प्रवेदन यानी प्रेजेंट टाइम तक सबसे गहरा जो ड्रिल किया गया है ह्यूमन द्वारा, वो आर्कटिक महासागर में कोला जो पेनिनसुलर है, जो रशिया का पोर्शन है, कोला पेनिनसुला, यहाँ पे मैप में वो क्लियर दिखेगा नहीं, यहाँ पे
इस वाले रीजन में, यहाँ पे जो यूरोप है ये, और यहाँ पे नॉर्वे और फिनलैंड है, तो यहाँ पे जो कोला जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, रसिया का पोर्शन है, वहाँ पे किया गया है। ठीक है। क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो डायरेक्ट सोर्स है वो साइंटिस्ट निकालने की कोशिश की थी इन्होंने। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। अब जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, पर यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो हम टेम्परेचर के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ये इतनी गहराई से निकल गया है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जब वो पृथ्वी की सतह के बाहर आए, जैसे जब लावा जो नली होती है, जो ज्वालामुखी की नली होती है, उसमें उसको लावा बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही ये सतह पर आता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। तो हो सकता है कि जिस जो इसकी जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जैसे आंतरिक गहराई से जैसे ही धरातल बाहर बाहर निकला तो टेम्परेचर कम होने लगता है। ठीक है। तो माना कि हम आधा घंटा या 1 घंटा बाद में उस लावे का जो मैग्मा है उसके सोर्स को हम लेबोरेटरी में ले जाते हैं, तब तक उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। तो हमारा जो अनुमान है गहराई के वो भी कुछ उनमें डिफरेंस आ सकता है। ठीक है। तो अब ज्वालामुखी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अप्रत्यक्ष स्रोत जो इनडायरेक्ट सोर्स है उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे हम डीप जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में, तो यहाँ पे तापमान और जो दबाव है, यानी जो टेम्परेचर और प्रेशर है, दोनों बढ़ते हैं। ठीक है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। यानी जो गहराई बढ़ती है उसके साथ में जो डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है। एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, दूसरा यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी क्रिएट होता है, प्रेशर भी बढ़ता है, और प्रेशर के साथ साथ में जो डेंसिटी होती है मटेरियल की वो भी बढ़ती है। ठीक है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। यानी जो चेंजेस की रेट है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव व घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार से वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। यानी हम जो ये जो लेयर्स देखते हैं यहाँ पे, जो कोर है, इनर कोर है, आउटर कोर है, जो लोअर मेटल है और अपर मेटल है और क्रस्ट है, तो इनका जो भी अनुमान है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में हम देख रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम जो अर्थक्वेक का नेचर है उसके बारे में एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि एक्चुअली में अर्थक्वेक का जो प्रकृति है वो क्या है, किस टाइप का है। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं। ठीक है। तो पहला तो भूकंप हो गया। ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? उल्काएं। उल्काओं का मतलब है कि जो बाह्य वायुमंडल से पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर कर जाते हैं और पृथ्वी की सतह पर टकराते हैं। कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं। यानी हम एक अनुमान लगाते हैं कि जो उल्का पिंड है, हो सकता है कि कोई पृथ्वी जितना बड़ा कोई ग्रह रहा होगा या तारा रहा होगा, वो करने का मतलब जो अंतरिक्ष में गमन करते टाइम पृथ्वी के जो ग्रेविटी है उस जोन में एंटर कर गया, और जो बाद में क्रोड क्षेत्र बचा है उसका वो रह गया। कहने का मतलब पूरा जला नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से वो धरती पे गिरा होगा। ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि जो उल्काएं गिरती है, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के सापेक्ष कोई दूसरा ग्रह है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, और वो इतनी स्पीड से घूमता है कि वो एक जो मेटेरियोट के रूप में हो जाता है, और उसका धीरे धीरे बर्निंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जैसे पहले क्रस्ट पार्ट है वो बर्न हुआ, उसके बाद में मेटल हुआ, उसके बाद में जो आउटर कोर हुआ, तो इनर कोर तक जाते जाते जैसे ही थोड़ा मटेरियल बचा वो किसी भी दूसरे ग्रह की ग्रेविटी जोन में एंटर कर गया और उसके सतह पर जाके गिर गया। तो इसी प्रकार से जो उल्काएं हैं वो पृथ्वी की ग्रेविटी जोन में एंटर करती है और पृथ्वी की सतह पर गिरती है। परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनमें हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है।
तो भूकंप और उल्काएं जो अप्रत्यक्ष स्रोत की कैटेगरी में आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत में गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। यानी जो ग्रेविटी है, जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, भूकंप से संबंधित अन्य क्रियाएं हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। तो ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है उसके आधार पर हम मानते हैं कि पृथ्वी के जो सरफेस एरिया है, फॉर एग्जांपल जो मिड मिड लैटिट्यूड है, जो इक्वेटोरियल रीजन है और जो पोलर रीजन है, यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है उसकी डेंसिटी सॉरी ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है वो अलग है, वेरी करता है। तो इसके आधार पर हम मानते हैं, कभी कभी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थों का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर ग्रेविटी को अट्रैक्ट करते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। जो ग्रेविटी है वो ध्रुवों पर अधिक होती है और भूमध्य रेखा पर कम होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है। तो ग्रेविटी ध्रुवों पर अधिक होती है और भूमध्य रेखा पर कम होती है। ठीक है। उसी प्रकार से पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थों के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। यानी जो ग्रेविटी है वो जो मटेरियल है उसके मास के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यदि मास ज़्यादा है तो ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी, मास कम रहेगा तो ग्रेविटी कम रहेगी। ठीक है। और उसी प्रकार से पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। यानी जो पृथ्वी के भीतर, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं, ठीक है, उनका जो मटेरियल है, उनके जो स्ट्रक्चर है, उसके जो भिन्नता है उसके आधार पर भी ग्रेविटी वेरी करती है। ठीक है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इन भिन्नताओं को गुरुत्व विसंगति यानी जो ग्रेविटी अनामोली है उसको हम इंगित करते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है। ठीक है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देते हैं। यानी जो भूप्रपट्टी में जो मटेरियल है उसके जो मास है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं कि जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पे हम ऐसी बेसिकली ऐसा मानते हैं कि जो हैवी मेटल टाइप के कोई चट्टानों का कोई परत है। ठीक है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी में चुंबकीय पदार्थों के वितरण की जानकारी देते हैं। यानी जो चुंबकीय सर्वेक्षण है वो भी हमें जो भूचुंबकीय पदार्थ है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी के आंतरिक जानकारी को महत्वपूर्ण स्रोत है। जो अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती है वो भी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में है। अतः हम कुछ विस्तार से इसे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अब हम भूकंप के बारे में देख रहे हैं। तो बेसिकली हमने अप्रत्यक्ष सोर्स के रूप में तीन चार चीजें पढ़ी। एक तो भूकंप के बारे में पढ़ा, दूसरा उल्काओं के बारे में पढ़ा, तीसरा ग्रेविटी के बारे में, और चौथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है। और जो भूकंप संबंधी क्रियाएं होती है वो तो हमने पहले डिस्कस कर ही ली। ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट सोर्स है इंटरनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तीन चार प्रकार के हैं। ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे माइंड में उल्काएं और भूकंप ही रहता है, जबकि ग्रेविटी और जो चुंबकीय बल है वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सोर्स के रूप में वर्क करता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है टॉपिक जो भूकंप के बारे में है कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों की संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन जो वाइब्रेट होता है पृथ्वी पर, उसे हम भूकंप बोलते हैं। ठीक है। यह एक प्राकृतिक घटना है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल से एक बार देखना है आगे कि क्या बातें हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, यानी जो वाइब्रेशन होता है पृथ्वी में वो क्यों होता है। प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। ऊपर पट्टी की सेलों में गहरे दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहां ऊपर से सेलकण दबाव डालते हैं उसके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। यानी अ, जो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, जो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, ठीक है, उसका जो रिफ्ट वैली है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। ठीक है। तो इस वजह से ये जो रिफ्ट वैली है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन का जो रिंग ऑफ फायर है, ये भूकंप से संबंधित सेंसिटिव जोन क्यों है। इसका मेन कारण यह है कि जब दो प्लेटें हैं, ठीक है, दो प्लेटें आपस में या तो एक दूसरे से जो मार्जिन है वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाए, यानी ऊपर नीचे हो जाए, तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। जब डायरेक्शन दोनों इस डायरेक्शन होती है, दोनों एक दूसरे के मतलब वहाँ पे अभिसरण हो रहा है प्लेटों का। ठीक है। अभिसरण का मतलब है प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है, तो वहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है। तो एनर्जी क्रिएट होती है तो कालांतर में जैसे जैसे वो टेंशन ज़्यादा क्रिएट होता है, एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाती है, तो कालांतर में वो एनर्जी मुक्त होती है वहाँ से। यानी जो प्लेटों का मूवमेंट है वो अपना स्थान ग्रहण करता है। तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही हम भूकंप बोलते हैं।
एक तो अभिसारी प्रोसेस में होता है और दूसरा अपसारी। अपसारी का मतलब है कि दो प्लेटें हैं और ये एक दूसरे से दूर जा रही है। अब एक दूसरे से दूर जाएगी, फॉर एग्जांपल ये थोड़ी आगे खिसक गई, तो इस वाले रीजन में क्या है कि यहाँ पे एक फॉल्ट माउंटेन टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे एक घाटी बन जाएगी, ठीक है, रिफ्ट वैली टाइप बन जाएगी। तो जैसे ही प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकेगी तो यहाँ पे जो लैंड सरफेस है, टोपोग्राफी है, वो थोड़ी नीचे धंस जाएगी। तो उसकी वजह से भी भूकंप हमें महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्चुअली में जो अर्थ की सरफेस है वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे हम भूकंप बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम यानी फोकस सेंटर कहलाता है, और इसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जहाँ उद्गम क्षेत्र के समीप होता है अधिकेंद्र कहलाता है, यानी जिसे हम एपी सेंटर बोलते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगे को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री कोण पर होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी की, सॉरी एक मिनट, ये पृथ्वी का एक पोर्शन मानते, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं हम। अब यहाँ पे कोई अर्थक्वेक क्रिएट हुआ, यहाँ पे एनर्जी मुक्त हुई, एक मिनट, इस वाले भाग में एनर्जी क्रिएट हुई, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब इस वाले भाग में रिलीज होगी, उस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अवकेंद्र। तो एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, अवकेंद्र। अवकेंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, यानी हाइपो सेंटर, ठीक है। अब ये सतह वाला पोर्शन है, यहाँ पे जब 90 डिग्री के एंगल में जो एनर्जी रिलीज होगी सतह पर, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र या एपी सेंटर, ठीक है। तो ये दो टर्म है, इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखनी है हमें, ठीक है। एक तो अवकेंद्र है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और जो सरफेस पर पहली बार एनर्जी जो एनर्जी प्राप्त होती है वो सेंटर कहलाता है अधिकेंद्र। और जो अधिकेंद्र है वो अवकेंद्र के 90 डिग्री के एंगल में होता है, यानी जस्ट जो ऊपर वाला पोर्शन है 90 डिग्री के एंगल में, वहां पर ये एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो उद्गम केंद्र है उसको अवकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। और जो सतह पर जो पहली बार हमें महसूस होती है उसे हम अधिकेंद्र बोलते हैं, जो ठीक 90 डिग्री के कोण में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भूकंपीय तरंगे जो अर्थक्वेक वेव है उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़ लिया कि जो भूकंप आता है वो किस वजह से आता है, जो प्लेटों का मूवमेंट है उसकी वजह से, जो एडजस्टमेंट है अर्थ सरफेस का, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होने की वजह से अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से जो वेव्स क्रिएट होती है, यानी जो प्लेट मूवमेंट होता है, और प्लेट मूवमेंट के बाद में जो वेव क्रिएट होती है, यानी जो भूकंप की तरंगे क्रिएट होती है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ही सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी तरंगों के रूप में। तो ये दो तीन तरंगों के रूप में बाहर निकलती है, उन तरंगों को देख रहे हैं एक बार, ठीक है। सभी प्राकृतिक भूकंप मंडल यानी लिथोस्फीयर में आते हैं, सभी प्राकृतिक भूकंप लिथोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, ये लिथोस्फीयर, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे सारे भूकंप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इस वाले रीजन में। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। हमने परतें देख ली पहले, क्रस्ट, मेटल और जो कोर है उनके बारे में। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग है, ठीक है। यानी इस वाले डायग्राम को देखते हैं एक बार, ठीक है। इस वाले डायग्राम को, जो लिथोस्फीयर है ये 200 मीटर तक की गहराई वाला पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है पूरा, ये लिथोस्फीयर है, ठीक है। एक बार इतना ही समझना है हमें, ठीक है। भूकंपमापी यंत्र जो सिस्मोग्राफ होते हैं, सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। जो चित्र 3.1 में भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र यानी जो कर्व दिखाया जाता है, ठीक है। एक बार मैप देख लेते हैं, 3.1 कौन सा है, एक मिनट, हाँ 3.1 ये है पे भूकंप अभिलेखीय, ठीक है। यहाँ पे पी तरंग है, जो प्राइमरी, जो पहली बार हमें सतह पर मिलती है वो है प्राइमरी तरंग है। उसके बाद में सेकेंडरी वेव्स होती है, प्राइमरी के जस्ट बाद में आती है। और जो धरातलीय तरंगे होती है वो तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। तो ये तीनों जो वेव्स की सीक्वेंस है, उसी प्रकार से ये वक्र तीन अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है।
बुनियादी तौर पर भूकंप तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तो भूगर्भीय तरंगे जिसे बॉडी वेव कहते हैं, दूसरी धरातलीय तरंगे जिसे सरफेस वेव कहते हैं। अब भूगर्भिक तरंगों का तरंगे तरंगे उद्गम क्षेत्र से उद्गम केंद्र के ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती है, यानी जो भूगर्भीय तरंगे हैं यानी जो बॉडी वेव्स है वो ऊर्जा जब रिलीज होती है उस टाइम ये पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। भूगर्भीय का मतलब है पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके, एक मिनट, ये पृथ्वी है, तो इसके मतलब जहाँ यहाँ पे भूकंप क्रिएट हुआ तो ये सभी डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, इसलिए इसको भूगर्भीय तरंगे बोलते हैं। भूगर्भीय तरंगें एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है। जैसे ही यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी रिलीज होने के बाद में एक तरंग क्रिएट होगी, उसके बाद में जो एडजस्टमेंट होगा सेलों का, परतों का, उसके बाद में नई तरंगें क्रिएट होगी, उनको हम अन्य तरंगों के नाम से जानते हैं, जैसे सरफेस वेव है। बॉडी वेव में भी दो प्रकार की होती है, एस वेव और पी वेव और एस वेव, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होता जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उनकी जो तरंगे हैं उनकी उनका वेग भी ज्यादा होता है, यानी स्पीड भी ज्यादा होती है। पदार्थ के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और आवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है। परावर्तन का मतलब तरंग का वापस लौट जाना दूसरी डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्शन का मतलब वापस लौट जाना, और आवर्तन का मतलब ये रिफ्रैक्शन का दूसरा जो टाइप है उसी दोनों ये मतलब क्रियाएं होती है जब तरंगे उत्पन्न होती है, तो एक तो रिफ्लेक्शन हो जाता है और एक रिफ्रैक्शन हो जाता है, आवर्तन, ठीक है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। अब ये जो कोई भूकंपीय तरंग है उत्पन्न हुई है, ठीक है, यहाँ से उत्पन्न हुई है और तरंग इस दिशा में जा रही है, जैसे ही आगे जो मटेरियल है, पदार्थ है, उनका जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसकी प्रकृति चेंज हुई, तो ये क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरा है आवर्तन। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी ये तरंग, ठीक है। तो ये तरंगों की दिशा बदलती रहती है इस टाइप से। अब भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है, इन्हें पी तरंग और एस तरंग के नाम से जाना जाता है। अब पहला है पी तरंग। पी तरंग के बारे में यह है कि पी तरंग तीव्र गति से चलने वाली तरंग है जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, यानी सबसे पहली तरंग है, उसको पी तरंग इसलिए बोलते हैं कि ये प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग है, सबसे पहले प्राप्त होती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती है, ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है, यानी पहली तो ये सबसे प्राइमरी तरंग है, उस प्रकार से ये ध्वनि तरंग की तरह बिहेव करती है, और ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है, ठीक है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है और ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये केवल ठोस पदार्थ से ही के माध्यम से ही गुजरती है, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है पी तरंग और एस तरंग के बीच में वो ये है कि पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों से गुजर जाती है और ध्वनि तरंगों की तरह बिहेव करती है, वहीं पे एस तरंगे हैं वो केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है। एस तरंगों की ये महत्वपूर्ण विशेषता, इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए पी और एस तरंग का नेचर एक जैसा होता तो हमें पता चलता क्या कि शेडो जोन कहाँ पे है, लिक्विड जो तरल भाग कहाँ पे है, ठोस भाग कहाँ पे है, ये चीजें हमें पता नहीं चलती। तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन यानी रिफ्रैक्शन से तरंगे कई दिशाओं में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शायद गलत बता दिया आपको। जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब तरंगे वापस लौट के आ जाती है, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, आवर्तन का मतलब तरंगे विविध दिशाओं में डायरेक्शन में चली जाती है। भूकंप लेखी पर बने आरेखों से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती है, इसे सेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में जो तरंगे मिलती है उनको पी टाइप की तरंगे बोलते हैं, यानी सॉरी एल टाइप की लव वेव्स बोलते हैं। जो लास्ट वाली तरंगे होती है उनको ये बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भूकंपीय तरंगों का संचरण। संचरण का मतलब है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, तो इनके बारे में देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होते होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो ये सेल में कंपन पैदा करती है। पी तरंगों में कंपन पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देखते हैं, ये है सिस्मिक वेव, ठीक है। कहने का मतलब ये नॉर्मल जो सिचुएशन है उसमें लैंड सरफेस इस टाइप का दिखता है हमें, ठीक है, एकदम स्टेबल पड़ा है, अनडिस्टर्बेड मटेरियल, ठीक है।
अब पी तरंग है जो प्राइमरी वेव है, प्राइमरी वेव में क्या होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, यानी जो खिंचाव और फैलाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल पोर्शन है वो एकदम समान है, यहाँ पे थोड़ा कंप्रेशन हुआ यानी खिंचाव हुआ, उसके बाद में यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वापस जो चट्टानों के बीच में दूरी है वो बढ़ी है, उसी प्रकार से वापस कंप्रेशन हुआ, तो ये ऐसे करके आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं पी वेव, ठीक है। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, ठीक है, यानी साउंड वेव की तरह समान, ठीक है। तो ये है बेसिक पी तरंगों के बारे में। उसी प्रकार से ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है, यानी एक एक बार थोड़ी एक्सपेंशन होगी, उसके बाद में वापस खिंचाव आएगा, वापस एक्सपेंशन होगा, खिंचाव आएगा, मतलब कंप्रेशन और ये दोनों प्रोसेस आपस में चलती रहती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थों के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन और फैलाव प्रक्रिया पैदा होती है, यानी यहाँ पे संकुचन होगा, कंप्रेशन, और फैलाव का मतलब एक्सपेंशन होगा, ठीक है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो सिस्मिक वेव है, यहाँ पे कंप्रेशन होगा और एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे है कि अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण की गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार या गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, यहाँ तो पी वेव को हमने देखा, ठीक है, पी वेव में कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। वहीं पे जो एस वेव है यानी सेकेंडरी वेव है, जो द्वितीय तरंग है, उसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन है, जो वेव की डायरेक्शन है। अब पी वेव है, पी वेव में हमने पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है उसी डायरेक्शन में कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब एस वेव में क्या है कि तरंग इस दिशा में जा रही है, एक बार पेन का कलर चेंज करते हैं, तो तरंग इस दिशा में जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो पी वेव में तो यह सिस्टम था कि जिस दिशा में तरंग जा रही थी उसी दिशा में कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता था, लेकिन एस वेव में ये सिस्टम उल्टा है, यानी जो 90 डिग्री के एंगल पर इसमें उभार आते हैं, गरत आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये उभार आ गया, ठीक है, यहाँ से परत उभार, ठीक है, वापस उभार आ गया, गरत आ गया, उभार आ गया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये मूव करती है, ठीक है। तो इसलिए सेकेंडरी वेव और प्राइमरी वेव में ये बेसिक डिफरेंस है। ये जो सेकेंडरी वेव है ये तो उबार करती है एक तो, और दूसरा गर्त को क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये एस वेव के बारे में है। तीसरा है रिले वेव, ठीक है। तो ये वेव भी कुछ मतलब जो सेकेंडरी वेव है उसी प्रकृति की है, जो इसमें जो एनर्जी का मूवमेंट है वो इसी डायरेक्शन में होता है, उबार और गर्त का क्रिएट करता है। और जो सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव है वो है एल वेव, ठीक है, जिसे हम लव वेव के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो तरंग है, जो क्या बोलते हैं वेव है, उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो इस दिशा में, ठीक है, दोनों साइड में चलती है, ठीक है। तो एस वेव में तो क्या होता था, पी वेव में क्या होता था कि जिस दिशा में तरंग जा रही है उसके समानांतर कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता था। लेकिन एस वेव में हमने पढ़ा कि उबार और गर्त होता है, लेकिन जो एल वेव है यानी लास्ट वेव है उसमें जो एक क्या बोलते हैं वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल वे में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ चट्टानें उधर गई, कुछ चट्टानें इधर आई, ठीक है। इसी वजह से जो सबसे जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव वेव होती है वो एल वेव होती है, यानी लास्ट वेव होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा पोर्शन छाया चित्र है, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम चैप्टर को क्लोज करें उससे पहले जो पढ़ते हैं पृथ्वी की उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर के बारे में जैसे यहाँ पे ये एक तो सतह है, यहाँ पे सी वाला पोर्शन है, महासागरीय पोर्शन, और यहाँ पे जो लैंड सरफेस है, जैसे इस डायग्राम में हमने देखा था, ये यहाँ पे सी है और यहाँ पे लैंड सरफेस है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असमतता, तो असमतता का मतलब है कि दो परतों के बीच में जो जोन है उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे हमारे जो सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल के बीच में जो सौभ सीमा, समताप सीमा वैसे पड़ते हैं ना, वैसे के वैसे पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं में भी जो परतें हैं उसके जो दो परतों के बीच वाले पोर्शन को डिसकंटिन्यूटी यानी असमतता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो क्रस्ट के जो जैसे हम पहले तो तीन पार्ट है, सियाल, सीमा, और तीसरा है यहाँ पे जो तीसरा पोर्शन है वो नीफे है, ठीक है। तो सियाल वाले पोर्शन में सबसे पहले कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी सतह पर है, जहाँ पे जो ओशियन और जो लैंड सरफेस है यानी लिथोस्फीयर है उसके जो क्रस्ट वाला जो पोर्शन है उसको दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो यह है कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी। उसी प्रकार से माहो डिसकंटिन्यूटी, यानी जो माहो असमतता है वो
क्रस्ट और मेटल है उसको अलग करती है। ठीक है, तो क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाली जो लाइन है, जोन है, उसको हम महो डिसकंटिन्यूटी यानी महो असमर्थता के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जोन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसको हम ऊपर वाले पोर्शन को तो लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर में रिजिडिटी होती है, यानी यहाँ पे कठोर चट्टानें पाई जाती है। वहीं पे एक एस्थेनोस्फीयर जोन है। एस्थेनोस्फीयर में क्या है कि दुर्बल मंडल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब थोड़े जो तरलता है, तरल टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से जो नेक्स्ट है रैपिडी डिसकंटिन्यूटी, यानी जो रैपिडी असंबंधता है वो जो ऊपरी और जो निचला मेटल है उसके बीच में जो सीमा पाई जाती है उसको हम रैपिडी असंबंधता बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो नेक्स्ट है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी गुटेनबर्ग असंबंधता है वो लोअर मेटल और जो आउटर कोर है, ठीक है, ऊपरी कोर और निचला जो मेटल है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम गुटेनबर्ग बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट में है ये आपकी लहमैन डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, लहमैन डिसकंटिन्यूटी है वो आउटर कोर और इनर कोर है, उनको दोनों को अलग करती है, उसको हम लहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, LGRMC, LGRMC, लहमैन, गुटेनबर्ग, रेपिटी, मोहो और कॉर्नोट। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा जो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ऊपर वाला लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के बाद में आता है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर के बाद में आता है मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर के बाद में आता है बायरोस्फीयर। ठीक है, तो ये चार जो स्फीयर है, जोन है, इनको भी याद रखने हैं। ठीक है, तो जो बायरोस्फीयर है वो कोर भाग को इंगित करता है, मेसोस्फीयर है वो मेटल को इंगित करता है, एस्थेनोस्फीयर है वो मेटल का ऊपरी पोर्ट है, सॉरी ऊपरी जो पार्ट है वो एस्थेनोस्फीयर है। और जो लिथोस्फीयर है जिसे हम स्थल मंडल बोलते हैं वो सबसे ऊपरी भाग है जो महाद्वीपों और महासागरों के महासागरों से मिलकर बना है। ठीक है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल हमने आज अर्थक्वेक के बारे में देखी थी। और नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम जो छाया सत्र है उसके बारे में देखेंगे, यानी जो भूकंप का जो शैडो जोन है उसके बारे में, उसके बाद में ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे। और उसी प्रकार से जो ज्वालामुखी से जो वेरियस टाइप है ज्वालामुखी के उनके बारे में देखेंगे। और उसी के साथ में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जो ज्वालामुखी से जो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, जैसे बैथोलिथ है, ठीक है, लेकोलिथ है, सिल है, डाइक है, पाइप है, ये कैसे बनती है, इनका प्रोसेस क्या है, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।